ये शब्द उस देवी की छवि को नष्ट करने के लिए पर्याप्त थे जो उसने सबके सामने बनाई थी। ये सोचकर जियान यी ने अपने दिल में हजारों बार जियान ए को डांटा। उसने इस बार अपना गार्ड कम कर दिया था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह इसे जाने देगी। जितना अधिक उसने इसके बारे में सोचा, उतना ही क्रोधित हो गई। जियान यी अभी भी एक बच्चा था। वह शर्मिंदा और क्रोधित दोनों थी। वह रोने के अलावा मदद नहीं कर सकती थी। जियान ए कक्षा से कक्षा की ओर चली गई। गलियारा व्याख्यान थिएटर छोड़ने के बाद उसने अपनी अभिव्यक्ति छुपाई और सामान्य स्थिति में लौटाई। अन्यथा अगर उसने रिकॉर्डिंग बजाई तो हर किसी को उसका असली रंग पता चल जाएगा। हालांकि एक 14 वर्षीय लड़की के साथ सामना करने पर जियान ए अभी भी अपने पिछले जीवन में एक बेरंग बचपन का अनुभव कर सकती थी। इसलिए वह किसी से बेहतर जानती थी कि स्कूल में छोड़ा गया आघात एक व्यक्ति के लिए कितना गहरा था। प्रतिभाशाली, लेकिन जियान ए की नज़र में वे कुछ भी नहीं थे, अन्यथा वह इतनी आसानी से उजागर नहीं होती। जियान ए को पूरी उम्मीद थी कि उसे अभी भी बचाया जा सकता है और वह न्याय की दूत नहीं थी, इसलिए उसे उस लड़की का न्याय करने का कोई अधिकार नहीं था जो अभी तक युवावस्था तक नहीं पहुंची थी। अगर वह कोई और होती तो जियान ए को पता था हस्तक्षेप करने के लिए आगे बढ़े। जियान ए ने रिकॉर्डिंग पेन को लापरवाही से कूड़ेदान में फेंक दिया। जियान यी ने रोने से लाल आंखों के साथ कक्षा में प्रवेश किया। इससे पहले कि वे बात कर पाते, घंटी बजी। शीजी और ली लिनलिन ने जियान यी को गलियारे के एक कोने में खींच लिया और चिंता के साथ पूछा, तुम्हारी आंखें रोते रोते लाल हो गई हैं। ली लिनलिन ने भी चिंता से पूछा, क्या ये फिर से लिन यी की वजह से है? जियान यी फिर से रोने लगी। उसका आंसुओं से सना हुआ रूप हृदयविदारक था। जब शीजी और ली लिनलिन ने ये देखा तो उन्होंने उत्सुकता से एक स्वर में कहा, क्या हो रहा है? जियान यी ने रोते हुए बेबसी से कहा, जब मैंने लोगों को उसकी पीठ पीछे लिन यी के बारे में चर्चा करते देखा तो मुझे उसके लिए खेद हुआ। ये सब मेरी गलती है। बूहू, तुम्हें कैसे दोषी ठहराया जाए? ली लिनलिन की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। जब उसने लिन यी के बारे में सोचा तो वह निराश हो गई। उसने कुछ गलत किया, वह इसका हकदार था। शीजी भी क्रोधित थे। यह सही है। उसने ये स्वीकार करने का साहस नहीं किया कि वह आपके साथ था। वह आदमी नहीं है। ये सोचकर कि वह लिन यी को पसंद करती थी, उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इतना बदमाश होगा। अप्रत्याशित रूप से जियान यी ने रोते हुए अपना सिर हिलाया। बकवास मत करो, ऐसा नहीं हुआ। लिन यी और मैं कभी एक साथ नहीं थे। बूहू, शीजी, ली लिनलिन। उद्धरण प्रश्नवाचक चिन्ह। वे दोनों भ्रमित थे और वे यह नहीं बता पा रहे थे कि जियान यी सच कह रहा था या लिन यी का बचाव करने की कोशिश कर रहा था। जियान यी फिर रोया। हर कोई अब लिन यी को कोस रहा है। ये सब मेरी वजह से है कि ये गलतफहमियां हैं। मैं खुद को दोषी मानता हूँ। बूहू, शीजी, ली लिनलिन। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। उन दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर रोते हुए जियान यी की ओर देखा। आप लिन यी के साथ नहीं हैं? शीजी हैरान थी, लेकिन उसे लगा जैसे उसके साथ धोखा हुआ है। ली लिनलिन भी नाखुश थे, ये सोचने के लिए कि उसने जियान यी को एक दोस्त और लिन यी से अधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में माना, जिस पर वह लंबे समय से क्रश थी। उसने उन दोनों से झूठ बोला, अपने दो अच्छे दोस्तों की क्रोधित और तिरस्कार भरी निगाहों का सामना करते हुए। जियान यी और भी अधिक रोई। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? अफवाहें दूसरों द्वारा फैलाई गईं। मैंने खुद उन्हें कभी स्वीकार नहीं किया है। शीजी, ली लिनलिन।
उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। चाहे वे कितने भी मूर्ख क्यों न हों, वे जियान यी के पाखंड को देख सकते थे। उसने खुद इसे स्वीकार नहीं किया था, लेकिन हर कोई उसे लिन यी की प्रेमिका के रूप में सोचता था, और उसने कभी इसका खंडन भी नहीं किया। अफवाहें बहुत रोमांचक थीं जब लिन यी आसपास नहीं थी, लेकिन इसका उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह अक्सर एक शर्मीली अभिव्यक्ति प्रकट करती थी, और यह स्पष्ट था कि वह इसका आनंद ले रही थी, अब जब वह को नियंत्रित नहीं कर सका। वह रोना जानती थी, हालांकि शीजी और ली लिनलिन मौके पर उसके खिलाफ नहीं हुए। आखिरकार जियान यी की पारिवारिक पृष्ठभूमि स्पष्ट थी। उनके लिए उससे दोस्ती करना आसान नहीं था, इसलिए वे उससे इस तरह रिश्ता तोड़ना बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। हमें क्या करना चाहिए? हर कोई अब लिन यी को कोस रहा है। आपने उसे मरने का कारण बना दिया। शीजी ने अपने स्वर में कम चिंता के साथ बात की। ली लिनलिन ने केवल गहरी आह भरी। वह जियान यी पर अत्यधिक व्यर्थ होने का आरोप लगा रही थी। अभी चीजें सुलझ नहीं सकीं। जियान यी को पता था कि उसे एक शो करना होगा। वह और भी जोर से रोने लगी। मैं लिन यी को डांटने नहीं दे सकता। मैं आज दोपहर को उसे ये समझाऊंगा। बूहू। शीजी और ली लिनलिन ने एक दूसरे की ओर देखा। हालांकि वे नहीं जानते थे कि जियान यी ईमानदार थी या नहीं। कम से कम उसे पछतावा हुआ। ली लिनलिन का स्वर नर्म हो गया। ठीक है, रोना बंद करो। शीजी ने आराम से जियान यी की पीठ थपथपाई। जियान यी सुबह 4 कक्षाओं के दौरान 3 बार रोई। जब वह दोपहर को कैफेटेरिया में आए, तो उसका चेहरा पीला पड़ गया था, और उसकी चमकीली आंखें अखरोट की तरह सूजी हुई थीं। जियान ने ये देखा और अपने दिल में उसकी प्रशंसा करने से खुद को नहीं रोक सकी। वह एक सतर्क व्यक्ति थीं, इतनी नाजुक और दयनीय शक्ल के साथ। कोई भी बाद में कुछ भी कहने को सहन नहीं कर सका। शीजी और ली लिनलिन दोनों ऐसे लोग थे जो चुप नहीं रह सकते थे। उन्होंने ये खबर सुबह ही जारी कर दी थी। इस समय बहुत से लोग जानते थे कि जियान यी का लिन यी से कोई लेना देना नहीं है। ये जियान यी का लक्ष्य था। वह पहले शीजी और ली लिनलिन को रोती थी और फिर उनके मुंह का इस्तेमाल करके खबर फैलाती थी ताकि हर कोई इसे पचा सके। इस तरह जब वह दोपहर के समय कैफेटेरिया में चीजें स्पष्ट करेगी, तो ये बहुत चौंकाने वाला नहीं होगा। इसलिए जियान यी को अपने साथियों के बीच एक बेहद चतुर व्यक्ति माना जाता था। लिन यी। जियान यी सीधे लिन यी के पास गया और कहा, मुझे क्षमा करें, मुझे कल नहीं जाना चाहिए था। सभी ने आपको गलत समझा और आपको परेशान किया। मैं ईमानदारी से माफ़ी मांगता हूँ। सभी ने वह करना बंद कर दिया और देखने लगे। जियान यी शर्मिंदा नहीं था। वह ऊपर गई और माफ़ी मांगी। लिन यी ने मिश्रित भावनाओं से उसकी ओर देखा। वह गुस्से में था और इसे जाने नहीं देना चाहता था। हालांकि जब उसने जियान यी की रोने से लाल आंखें देखीं, तो उसे लगा कि एक लड़के के रूप में उसे अति नहीं करनी चाहिए। उनके कुछ भी कहने का इंतजार किए बिना जियान यी ने कहा, मुझे पता है कि आप अफवाहों से परेशान हैं और बहुत गुस्से में हैं। आप मुझे चीज़ों को स्पष्ट करने के लिए पहले खड़े न होने के लिए भी दोषी मानते हैं। मैंने पहले उन्हें दिल पर नहीं लिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि अफवाहें इतनी तेजी से फैलेंगी। जब तक मैं होश में आया, ये पहले से ही कुछ ऐसा नहीं था जिसे मैं नियंत्रित कर सकता था, और सभी ने फिर से अफवाहें फैला दीं। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं आपकी प्रेमिका हूँ या खुद इसे स्वीकार नहीं किया है। जियान यी ने लाल आंखों से समझाया। उसका मतलब था कि वह समझाना चाहती थी लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वह इसे नियंत्रित नहीं कर सकी। लिन यी अब जियान यी के साथ बहस नहीं करना चाहती थी।
चूंकि उसने पहले ही चीजें स्पष्ट कर दी थीं, इसलिए हो सकता है कि वह इस पर काबू पा ले। हालांकि इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, एक आवाज ने बेरुखी से टोक दिया, तो जब तुमने मुझसे कहा कि लिन यी तुम्हें पसंद करती है तो तुम झूठ बोल रहे थे। आवाज न तो बहुत तेज थी और न ही बहुत धीमी, लेकिन इतनी तेज थी कि हर कोई सुन सके। ली युनमेई भीड़ से बाहर चले गए और जियान यी को उदासीनता से देखा। हालांकि उसके चेहरे पर आत्मसंतुष्टता झलक रही थी। उसने दोहराया, क्या तुम मुझसे झूठ बोल रहे थे जब तुमने कहा था कि लिन यी तुम्हें पसंद करती है? जब लिन यी ने ली युनमेई की बातें सुनी तो वह भौहें चढ़ाए बिना नहीं रह सका। उसने तुरंत अपनी आंखों में गुस्से का संकेत लेकर जियान यी की ओर देखा। दर्शक अकेले में बातें करने लगे। जब मैंने उसे लिन यी को दयनीय ढंग से चीजों को स्पष्ट करने में मदद करते देखा तो मुझे लगभग उस पर विश्वास हो गया। उसने ऐसा निजी तौर पर कहा था। कौन नहीं जानता कि ली युनमेई को लिन यी पसंद है? इसके अलावा ली युनमेई और जियान यी अच्छे दोस्त लगते थे जो एक साथ बड़े हुए थे। क्या वह जानती थी कि उसकी अच्छी दोस्त लिन यी को पसंद करती है? लेकिन फिर भी उसने उससे ऐसा झूठ बोला। ये बहुत घृणित है। जैसे ही चर्चा शुरू हुई, सभी ने जियान यी को अलग तरह से देखा। वे अपना तिरस्कार और घृणा छिपा नहीं सके। जियान यी भी घबरा गया। उसने सब कुछ योजनाबद्ध कर लिया था। जब तक लिन यी ने उसे माफ कर दिया, छात्र उसे ज्यादा दोष नहीं देंगे। अप्रत्याशित रूप से किसी ने काम में बाधा डाल दी। उसकी पहले की अच्छी दोस्त इस समय मुसीबत खड़ी करने के लिए बाहर आ गई थी। जियान यी के आंसू चमक उठे। उसने अपनी उपयोगी चाल निकाली और दयनीय होने का नाटक किया। उसने तुरंत रोते हुए स्वर में ली युनमेई को समझाया, मुझे क्षमा करें जियो मेई, ये सब गलतफहमी थी। मैंने लिन यी को गलत समझा। इसे गलत समझ लिया गया था। यदि उसने गलती से फाउंटेन पेन के बारे में न सुना होता तो वह इतनी निर्दयी न होती। उसे लिन यी नहीं मिली और उसने ली युनमेई को भी नाराज कर दिया। ये बहुत बड़ी गलतफहमी थी। ये पूर्ण विफलता थी। ली युनमेई दयनीय जियान यी से प्रभावित नहीं हुई। उसने तुरंत व्यंग्य किया, गलतफहमी? जियान यी ली युनमेई के व्यक्तित्व को जानती थी और उसे डर था कि वह कुछ और कहेगी। वह कमजोरी दिखाने के लिए तेजी से आगे बढ़ी। जियो मेई, क्या हम अपने मामले के बारे में अकेले में बात कर सकते हैं? मैं इसे आपको स्पष्ट रूप से समझाऊंगा। जैसे ही उसने बात की, उसने अंतरंग होने का नाटक किया और ली युनमेई का हाथ पकड़ लिया और उससे विनती करने लगी। ऐसे जियान यी का सामना करते हुए कौन अपने दिलों को कठोर कर सकता है? ली युनमेई कर सकते थे। ली युनमेई ने अनाप शनाप तरीके से अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसने जियान यी की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, तुम्हें पता है कि अब शर्मिंदा कैसे होना है? क्या तुम्हें पता है कि इस सप्ताह सभी ने मेरे बारे में क्या सोचा? मैं चेहरा खोने से नहीं डरता। वैसे भी मैं इन दिनों हर किसी की नज़र में सिर्फ एक मजाक हूँ। पहले वर्ष में कौन नहीं जानता कि मुझे लिन यी पसंद है? कौन नहीं जानता कि आप, जियान यी, मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं? आप इन दिनों लिन यी की प्रेमिका के प्रभामंडल का आनंद ले रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर कोई मेरी पीठ पीछे मुझ पर हंस रहा है? और आप मुझसे कह रहे हैं कि यह गलतफहमी है? ली युनमेई का लहजा आक्रामक था। उसने सोचा कि पिछले कुछ दिनों से दूसरे लोग उस पर कैसे हंस रहे थे और अपनी आंखें फाड़ने से नहीं रोक पा रहे थे। ली युनमेई पहले से ही काफी परेशान थी कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त ने उस लड़के को छीन लिया जिसे वह लंबे समय से पसंद करती थी। स्थानांतरण के बाद, हालांकि उसे अभी भी दूसरों की ओर इशारा करते हुए स्वीकार करना पड़ा।
ली युनमेई के सवालों की बौछार का सामना करते हुए जियान यी कुछ नहीं कह सका। खुद का बचाव करने में असमर्थ जियान यी घबरा गई और अंततः रोने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। इस बार यह कोई कृत्य नहीं था, ये स्थिति पर नियंत्रण खोने का परिणाम था। ये सोचकर कि जिस छवि के लिए वह कड़ी मेहनत कर रही थी वह चली गई, जियान यी के आंसू झरने की तरह बह निकले। वह और भी दुखी होकर रोने लगी। उसके पास अभी भी रोने के लिए गाल है, यह सही है। मुझे लगा कि वह एक सुंदर और दयालु व्यक्ति थी। मुझे उससे इतनी पाखंडी होने की उम्मीद नहीं थी। उसने लिन यी और ली युनमेई को बहुत परेशान किया। अगर मैं होता तो मैं स्कूलों को स्थानांतरित कर देता। मैं भविष्य में दूसरों का सामना कैसे करूंगा? उद्धरण चिन्ह। जियान यी और भी अधिक दयनीय रूप से रोई, लेकिन किसी को भी उसके प्रति कोई सहानुभूति महसूस नहीं हुई। जियान यी की आलोचना करने वाले अधिकांश लोग वही लोग थे जिन्होंने कल लिन यी को श्राप दिया था। एक बार बैठक ऐसा ही होता था। यान तियान ने निजी तौर पर लिन यी के कपड़ों को खींचा और धीमी आवाज में पूछा, हमें क्या करना चाहिए? जियान यी ने पहले ही समझाया था और माफ़ी मांगी थी। वह ली युनमेई को पकड़ रही थी और जाने से मना कर रही थी। वह रो पड़ी और थोड़ी दयनीय लग रही थी। इसे भूल जाओ, गाओ यांग ने भी कहा। शायद ही कभी मामला साफ हो जाता तो ठीक था, लेकिन एक लड़की को ढेर सारे लोग घेर रहे थे। जब वह नीचे थी तब उसे मारना लिन यी के लिए निर्दयी होगा। लिन यी क्रोधित हो सकते हैं, लेकिन अंत में उन्होंने उससे बहस नहीं की। उसने सिर हिलाया और जियान यी की ओर नहीं देखा। वह घूमा और भोजन के लिए लाइन में लग गया। अन्य लोगों ने लिन यी को जाते हुए देखा और उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। वे शुरू में ली युनमेई और जियान यी को लड़ते हुए देखना चाहते थे, लेकिन जियान यी रोती रही और कुछ मिनटों तक कुछ नहीं बोली। जियान यी को ली युनमेई के पास रोते हुए छोड़कर सभी लोग तितर बितर हो गए। ली युनमेई ने वह सब कुछ कहा जो उसे करना चाहिए था, जिससे जियान यी को शर्मिंदा होना पड़ा। उसके बाद उसके दिल का अधिकांश गुस्सा पहले ही गायब हो गया था। वह खर्राटे लेती हुई चली गई और जाने के लिए मुड़ी। जियान और बाकियों ने वह सब कुछ देखा जो घटित हुआ था। जिया किंगहुआन को किसी कारण से जियान यी के लिए प्रशंसा महसूस हुई। उसने आश्चर्य से कहा, वह रोने में बहुत अच्छी है। एक लड़की के लिए रोना सामान्य बात थी, लेकिन जियान यी के लिए रोना बंद न करना दुर्लभ था। जियान मुस्कुराया और जियान यी को एक नई रोशनी में देखा। अभी की स्थिति में जियान यी जितना अधिक बोलेगी, वह उतनी ही अधिक गलतियां करेगी। खुद को बचाने का एकमात्र तरीका बात न करना और सिर्फ रोना था। उसने जियान यी को कम आंका था। ऐसे में लड़की शांति से कोई उपाय सोच सकती थी। वह अद्भुत थी। हालांकि दोपहर में जो हुआ वह जियान की उम्मीदों से अधिक था। वह जियान यी को जाने देना चाहती थी, लेकिन दूसरी ओर जियान यी ने एक बहुत ही सावधानीपूर्वक योजना के बारे में सोचा। एक योजना जो एक बार सफल हो गई तो न केवल वह लिन यी के आसपास की नकारात्मक अफवाहों को हल कर सकती थी, बल्कि वह मिलने वाली चर्चाओं को न्यूनतम तक भी कम कर सकती थी। ये दोनों दुनियाओं में सर्वश्रेष्ठ था। हालांकि योजनाएं परिवर्तन को गति नहीं दे सकीं। यहाँ तक कि जियान यी को भी उम्मीद नहीं थी कि ली युनमेई उसके खिलाफ खड़े होंगे। परिणामस्वरूप जियान यी की योजना विफल हो गई और उसका पाखंडी मुखौटा सार्वजनिक रूप से फट गया। आखिरकार बुरे लोगों को परिणाम भुगतना पड़ेगा। ली युनमेई ने उसे अपना सबसे अच्छा दोस्त माना, लेकिन जियान यी ने ली युनमेई के सामने इस बारे में डींगे मारी। जियान यी इस परिणाम के हकदार थे।
पूरी दोपहर किसी ने जियान यी से एक शब्द भी नहीं कहा। यहाँ तक कि जिजी और ली लिनलिन ने भी उससे परहेज किया, इस डर से कि उन्हें फंसाया जाएगा। जैसे ही स्कूल खत्म हुआ, जियान यी ने अपना सिर नीचे कर लिया और जल्दी से स्कूल से बाहर चली गई। जब वह अपनी कार में दाखिल हुई, तो उसने खुद को कियाओ शुई की बाहों में फेंक दिया और रोने लगी। कियाओ शुई की मुस्कान उसके चेहरे पर जम गई। जब उसे होश आया, तो उसने दर्द भरे दिल से उसे सहलाया। बेबी, क्या हुआ? अगर वह उसे सहलाती नहीं तो ठीक था, लेकिन कियाओ शुई द्वारा उसे सहलाने के बाद जियान यी और भी जोर से रोई। इस समय एक 12 वर्षीय लड़का कार की अगली यात्री सीट पर बैठा था। लड़के की घनी भौहें और बड़ी बड़ी आंखें थीं, और वह बहुत सुंदर था। वह तुरंत भौंचक्का हो गया और पलट गया। दीदी, तुम्हें किसने धमकाया? जियान यी ठिठक गई और रोना बंद कर दिया। उसने बेतरतीब ढंग से अपने आंसू पोंछे और सामने वाले लड़के की ओर देखा। उसके होठों पर एक कठोर मुस्कान उभर आई। यिचेन वापस आ गया है। वह लड़का कोई और नहीं, बल्कि जियान चांगशिंग और कियाओ शुई का बेटा, जियान यी का जैविक भाई, जियान यिचेन था। जियान यिचेन केवल 12 वर्ष का था, लेकिन उसका स्वभाव एक युवा वयस्क जैसा था। वह बैयुन शहर के एकमात्र निजी मिडिल स्कूल, युआनयांग सेकेंडरी स्कूल में जूनियर हाई स्कूल के तीसरे वर्ष में था। उनकी स्कूल की वर्दी किसी सामान्य माध्यमिक स्कूल की पोशाक जैसी नहीं थी, बल्कि एक अच्छी तरह से कटा हुआ काला सूट था। इसके साथ जियान यिचेन की नेक आभा और सुंदर चेहरे के साथ उसने अपनी उम्र की लड़कियों के एक समूह को मंत्रमुग्ध कर दिया। उसे किशोर हत्यारा कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। अपनी बहन को जबरदस्ती मुस्कुराता देख वह और भी अधिक घबरा गया। दीदी, क्या गलत है? कियाओ शुई ने दर्द भरी अभिव्यक्ति के साथ अपनी बेटी के आंसू पोंछे। माँ, बताओ क्या हुआ? जियान यी सच नहीं बताएगा। वह केवल अपना सिर हिला सकती थी और मुख्य मुद्दे से बच सकती थी। मुझे जियोमेई के साथ गलतफहमी हो गई थी। हम आज लड़े। जब उसने सुना कि यह सिर्फ दोस्तों के बीच का झगड़ा था, तो कियाओ शुई मदद नहीं कर सकी, लेकिन चुपचाप राहत की सांस ली। इसके अलावा ली कियांग और जियान चांगशिंग बचपन के दोस्त थे। कुछ हद तक कियाओ शुई ने ली युनमेई को बड़े होते देखा। दोनों बच्चे बचपन से ही अच्छे दोस्त थे। यह अवश्यंभावी था कि उनमें झगड़ा होता। ये ठीक था। जियान यिचेन शुरू में अपनी बहन को अपना गुस्सा निकालने में मदद करना चाहता था, लेकिन जब उसने सुना कि ये ली युनमेई के कारण था, तो उसने तुरंत असहाय होकर अपने होंठ सिकोड़ लिए। वह लड़कियों के बीच की बातों को लेकर परेशान होने से नफरत करता था। जियान यी ने अपने भाई की ओर देखा और पूछा, आज शुक्रवार नहीं है, यिचेन वापस क्यों आया है? ओल्ड मास्टर जियान द्वारा जियान ग्रुप को जियान चांगशिंग को सौंपने के बाद उन्होंने अपने बाद के वर्षों को शांति से बिताना शुरू कर दिया। जियान यिचेन उस पुराने जियान परिवार का सबसे छोटा पोता था। मास्टर जियान ने अपने जन्म के समय से ही उस पर ध्यान दिया था। जब वह छोटा था, तब भी उसका पालन पोषण कियाओ शुई ने किया था। 10 साल की उम्र में वह अपने दादा दादी के साथ ओल्ड मास्टर जियान के पास गए। उन्हें केवल शुक्रवार को सप्ताहांत के लिए घर लाया जाएगा। कियाओ शुई मंद मंद मुस्कुराईं और सौम्य भाव से बोलीं, क्या हमने कल नहीं कहा था कि हम आपको और आपके भाई को एक यात्रा पर ले जाएंगे? आइए आज रात की योजना बनाएं ताकि मैं पहले से आवश्यक व्यवस्था कर सकूं। ये पहली बार था जब 4 लोगों का परिवार एक साथ विदेश यात्रा पर जाएगा। जब कियाओ शुई ने ये सोचा, तो खुशी और संतुष्टि से उसका दिल भर गया। क्या पिताजी जा रहे हैं? जियान यिचेन ने अविश्वास से पूछा।
वह 2 महिलाओं के साथ यात्रा नहीं करना चाहता था। इसके बारे में सोचना ही परेशानी भरा था। कियाओ शुई अपने बेटे को कैसे नहीं जानती? उसने बेबसी से सिर हिलाया। हाँ, उसने कल रात बहन से वादा किया था। यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है, तो बहन से पूछ लो। जब जियान यीचेन ने ये सुना, तो उसने वास्तव में जियान यी की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। जियान यी मुस्कुराए और सिर हिलाया। हमारा 4 लोगों का परिवार जाएगा। जियान यीचेन का कठोर चेहरा शांत हो गया और वह गौरवान्वित दिख रहा था। फिर ठीक है। कियाओ शुई और जियान यी ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। फिर उन्होंने ड्राइवर से कहा, जियो वांग, घर चलाओ। वापस जाते समय कियाओ शुई ने जियान यी से कहा, यी, पिताजी इस बार हमारे साथ जाएंगे, लेकिन अगर कंपनी को कुछ हुआ तो वह समय पर वापस नहीं आ पाएंगे। आइए इस बार बहुत दूर यात्रा न करें। ठीक है। हालांकि अचानक घटना की संभावना कम थी। जियान समूह की कीमत 10 अरब युआन थी। उन्हें सुरक्षित तरीके से काम करना था। जियान यी ने समझदारी से सिर हिलाया। हमारे परिवार के लिए एक साथ बाहर जाना आसान नहीं है। हम कहीं भी जा सकते हैं। स्कूल के बाद जियान वांग युनमेई से मिलने अस्पताल गए। वांग युनमेई की सर्जरी के बाद वह आगे की निगरानी के लिए 24 घंटे तक गहन चिकित्सा इकाई में रहीं। लेकिन जब तक जियान का दौरा हुआ, वांग युनमेई को सामान्य वार्ड में स्थानांतरित कर दिया गया था। सर्जरी सफल रही। बाद में उसने जो दवा ली वह जियोजेन का मिश्रण था, और इससे उसका शरीर असाधारण रूप से जल्दी ठीक हो गया। जब जियान साउथ सिटी लौटा, तो आसमान पहले से ही अंधेरा था। आंगन में लाइटें चालू कर दी गईं। जियान ने चेंज इनको दूर से यार्ड में खड़ा देखा। आखिरकार आप वापस आ गए। चेंज इन ने जियान को देखा, और वह तुरंत उसका स्वागत करने के लिए बाहर निकला। जियान स्तब्ध था। उसने रोशनी वाले कमरे की ओर देखा, और फिर चेंज इन की ओर देखा। तुम बाहर क्या कर रहे हो? तुम्हारे परिवार से कोई आया था। उसने कहा कि वह तुम्हारा चाचा है। चेंज इन ने अपनी आवाज़ कम की। पिछली बार आपने मुझे निर्देश दिया था कि आंटी के अस्पताल में भर्ती होने के बारे में किसी को न बताऊं। मैंने कुछ नहीं कहा। इससे पहले चेंज इन ने गलती से अंकल वू को वांग युनमेई के अस्पताल में भर्ती होने के बारे में बता दिया था, जिससे अंकल वू भी चिंतित हो गए थे। उसके बाद जियान ने चेंज इन को याद दिलाया कि चाहे कोई भी आए, वह बस यही कहेंगे कि वांग युनमेई काम पर गए थे। लेकिन जब चेंज इन ने कहा कि उसके चाचा आसपास थे, तो जियान हैरान होने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। क्या वह उसके बड़े चाचा थे या उसके छोटे चाचा? वह सोच ही रही थी कि वे दोनों घर में दाखिल हुए। लिविंग रूम में सोफे पर वांग युनफा बैठी धूम्रपान कर रही थी। आवाज सुनकर उसने ऊपर देखा। चाचा यहाँ हैं। जियान ने उनका अभिवादन किया और पूछा, क्या दादी यहाँ नहीं हैं? वांग युनफा ने लापरवाही से अपने हाथ में पकड़ी सिगरेट को बाहर निकाल लिया। उसके चेहरे पर शांति जियान से भी अधिक थी। नहीं, तुम इतनी देर से वापस क्यों आए? जियान सोफे पर चला गया और बैठ गया। उसने वांग युनफा को कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन पूछा, छोटे अंकल अचानक हमारे घर क्यों आए? वांग युनफा ने कुछ समय पहले ही एक नया घर खरीदा था, इसलिए उसे अब शादी करने की तैयारी करनी चाहिए, जैसा कि अपेक्षित था। वांग युनफा ने कहा, मैं यहाँ आपकी माँ को ये बताने आया हूँ कि 1 मई को मेरी शादी होगी। आपके परिवार को साथ आना चाहिए। मई की 1 तारीख। जियान स्तब्ध था। उसने फिर पूछा, मई के पहले दिन? वांग युनफा ने सिर हिलाया। जियान ने बाई झोंग ने शायद उस दिन के लिए मकाओ के टिकट बुक किए थे। हालांकि उसके पास नहीं था। पसंद
शादी बहुत बड़ी बात थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके दिल में अपने चाचा के लिए कितनी ठंड थी। फिर भी उनके परिवार को शादी के दिन एक साथ जाना पड़ता था। समझ गया, मैं अपनी माँ को बताऊंगा। हालांकि जियान अनिच्छुक थी, फिर भी उसने सिर हिलाया। वांग युनफा अधिक समय तक नहीं रुके। आंगन से निकलने के बाद वह वांग यूनजी के घर की ओर चला गया। चेन जिन एक चतुर व्यक्ति थे और स्वाभाविक रूप से बता सकते थे कि जियान के अपने चाचा के साथ अच्छे संबंध नहीं थे। उसने कुछ नहीं कहा और बस जियान की ओर देखा और पूछा, क्या तुमने खाया? मैंने रात का खाना बनाया और तुम्हारा इंतजार किया। जियान ने अपना सिर हिलाया। अभी नहीं, बर्तन गर्म कर लो, हम साथ खाएंगे। जब चेन जिन बर्तन गर्म करने के लिए रसोई में गई, तो जियान बाई झोल को बुलाने के लिए यार्ड में गई। जैसा कि अपेक्षित था, बाई झोल ने न केवल एक उड़ान बुक की, बल्कि एक होटल भी बुक किया। जियान ने फ़ोन पर कहा, इसे एक दिन के लिए टाल दें। हम 1 मई की रात को निकलेंगे। हम दोपहर में भी निकल सकते हैं। बाई झोल ने स्वाभाविक रूप से जियान के आदेशों का पालन किया, बिना ये पूछे कि उसने सीधे सहमति क्यों दे दी। फ़ोन रखने के बाद जियान ने स्पष्ट तारों की ओर देखा और फिर से गहरी आह भरी। उसके पिछले जन्म में उसके चाचा ने 40 वर्ष की उम्र होने पर भी शादी नहीं की थी, लेकिन इस जीवन में वह एक परिवार शुरू करने जा रहा था। शादी से पहले वह अपनी पत्नी को अपने ससुराल वालों से भोजन के लिए मिलाने लाता था। हालांकि ये स्पष्ट था कि उनके परिवार को ये भोजन खाने को नहीं मिलेगा, और फिर भी उन्हें शादी में आमंत्रित किया गया। जियान को ये भी डर था कि शादी का निमंत्रण उनके परिवार से पैसे मांगने का एक बहाना था। अपने बड़े चाचा वांग युनजोंग की तुलना में वांग युनफा वांग परिवार में सबसे हृदयहीन व्यक्ति थी। साफ शब्दों में कहें तो वह कृतघ्न था। इन वर्षों में वांग युनमेई ने उसे जुए के कर्ज को चुकाने और उसकी गंदगी को साफ करने में मदद करने के लिए 10,000 युआन से अधिक की राशि प्रदान की थी। अब जब उसकी शादी हो रही थी तो उसने अपनी बहन को भी अपनी पत्नी से मिलने नहीं दिया। अगले कुछ दिन शांति से बीते। जब वांग युनमेई को पता चला कि उसके भाई की 1 मई को शादी हो रही है, तो उसने जियो जेन से पूछा कि क्या उसे शादी के लिए अस्पताल से छुट्टी मिल सकती है। जियो जेन वांग युनमेई की स्वास्थ्य स्थिति को अच्छी तरह से जानता था, इसलिए उसने सिर हिलाया और सहमति व्यक्त की। हालांकि शादी के बाद भी उसे अस्पताल लौटना पड़ा और अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा। लिवर कैंसर की सर्जरी अन्य सर्जरी से अलग थी। हालांकि सर्जरी बहुत सफल रही, उसके बाद भी अन्य उपचारों की एक श्रृंखला थी। उन्हें पूरी तरह ठीक होने में अभी कुछ दिन लगेंगे, इसलिए वह लापरवाही नहीं कर सकती। जियो जेन ने जियान के निर्देश प्राप्त किए और जियान यू को उसकी चोटों की सूजन को कम करने के लिए कुछ मरहम दिया। जियान यू ने इसे कुछ दिनों तक लगाया और उसकी चोटें ज्यादातर ठीक हो गईं। ओलजी ने फिर से अस्पताल में वांग युनमेई से मिलने के लिए समय निकाला। जब उन्हें पता चला कि सर्जरी सफल रही, तो उन्हें वांग युनमेई के लिए खुशी हुई। उन्होंने उससे स्वस्थ होने पर ध्यान केंद्रित करने और ठीक होने के बाद अपना काम जारी रखने के लिए याओची लौटने को कहा। चेन जिन 1 मई को जिया क्विंगहुआन को अपने मैनेजर के रूप में प्रोडक्शन टीम में लेने वाली थीं। पिछले कुछ दिनों से वह बहुत घबराया हुआ था। पहले से कुछ पेशेवर ज्ञान हासिल करने के लिए चेन जिन किताबों की दुकान पर गए और कुछ किताबें खरीदीं, जैसे ए मैनेजर गाइडेंस, प्रोफेशनल मैनेजर कैसे बने, मैनेजर के रूप में एक्सेल कैसे करें, मैनेजर की रैपिड कल्टीवेशन इत्यादि। हालांकि उन्हें खरीदने के बाद
उन्हें एहसास हुआ कि उनमें से कई वित्तीय पुस्तकें थीं जो मनोरंजन उद्योग के प्रबंधकों से पूरी तरह से असंबंधित थीं। जहां तक स्कूल का सवाल है, जियान यी और लिन यी के बीच मामला सुलझ गया। जल्द ही लोग इसके बारे में भूल गए और चर्चाएं धीरे धीरे शांत हो गईं। हाई स्कूल के ज्यादातर बच्चे ऐसे ही थे। स्कूल में गपशप को वास्तविक समय में अद्यतन किया जाता था और पुरानी कहानियां तुरंत ही खत्म हो जाती थीं। 1 मई की छुट्टियां नजदीक आने के साथ इर्जहों के अधिकांश छात्र अपनी छुट्टियों में बाहर घूमने की योजना बना रहे थे। स्वाभाविक रूप से सभी ने जियान यी और लिन यी के पुराने रिकॉर्ड को देखा। पलक झपकते ही यह मई की 1 तारीख थी। सुबह 2 बजे जियान ए का परिवार उठा, नहाया और अपने कपड़े बदले। चूंकि उसके भाई की शादी हो रही थी, वांग युनमेई को उसकी बड़ी बहन के रूप में स्वाभाविक रूप से जल्दी जाकर मदद करनी पड़ी। चेन जिन को जियान ए द्वारा एक दिन पहले एक होटल में रहने की भी व्यवस्था की गई थी। चूंकि उसके भाई का कमरा एक सिंगल बेड था, इसलिए उसे वहां दबा पाना बिल्कुल असंभव था। जियान ए ने खुद को संभाला और अपनी तंद्रा दूर करने के लिए अपना चेहरा धोया। वांग युनमेई ने एक के बाद एक कपड़ों का सेट आजमाया। साफ था कि वह अच्छे मूड में थी। भले ही वांग युनफा ने उसे अपने दिल में अपनी बड़ी बहन के रूप में रखा हो, वांग युनमेई के लिए वह अभी भी उसका जैविक भाई था। अब जब अंततः उसकी शादी हो रही थी, तो उसकी बड़ी बहन होने के नाते वह स्वाभाविक रूप से उसके लिए खुश थी। जियान यू ने पहले काले रंग की पोशाक पहनी हुई थी। वांग युनमेई ने सोचा कि वह बहुत उदास लग रहा है और उसे नीले रंग में बदलने के लिए मजबूर किया। वांग युनमेई को देखते हुए, जो इतनी व्यस्त थी कि वह रुक नहीं सकती थी, जियान ए ने असहाय होकर आह भरी। माँ, अभी वह पोशाक बहुत अच्छी थी, तुम्हें वह पहनना चाहिए। अगर वह अभी नहीं रुकी तो शायद उसकी माँ कोठरी खाली कर देगी। यह वाला? वांग युनमेई ने उस चीज को उठाते हुए पूछा जो उसने अभी अभी बदली थी। जियान ए ने सिर हिलाया। वांग युनमेई ने फिर से दर्पण की ओर इशारा किया। थोड़ी देर बाद उसने संतुष्टि में सिर हिलाया। जियान ए और उसके भाई ने एक दूसरे को देखा और आह भरी। उन्होंने कुछ नहीं कहा। कुछ ही समय बाद वांग युझी और उसका परिवार साफ सुथरे कपड़े पहने हुए आए। वांग युनमेई की तुलना में वांग युझी और भी अधिक अतिरंजित थे। वांग युनजी ने लाल रंग का पहनावा पहना हुआ था, और भले ही वह आमतौर पर मेकअप नहीं लगाती थी, फिर भी उसने अपनी भौहें और आंखें खींची हुई थीं। वह काफी खुश नजर आ रही थीं। जियान ए और जियान यू ने पहले कभी अपनी चाची को इस तरह तैयार होते नहीं देखा था। वे अवाक रह गए। याओ, जियाची ने जम्हाई ली और जियान ए की तरफ चल दिया। उसने बेबसी से कहा, मैं कल इसे खरीदने गया था। वांग युझी की तुलना में वांग युनमेई उतना ज्यादा नहीं था। अंत में दोनों परिवार याओ फेंग के रिक्शा में बैठे और झोंगलू जिले में वांग युनफा के नए घर की ओर चल पड़े। वांग युनफा का नया घर झोंगलू जिले के दक्षिण में था। ये बहुत ही सुदूर इलाके में स्थित था। सौभाग्य से यह एक नया पड़ोस था और घर अच्छी तरह से पुनर्निर्मित किया गया था। ये लगभग 80 वर्ग मीटर के लिए केवल 1,20,000 युआन था, जो बहुत सस्ता था। बैयून शहर इतनी तेजी से विकसित हो रहा था कि सबसे गरीब दक्षिण शहर को भी विध्वंस योजना में सूचीबद्ध किया गया था। वांग युनफा का घर चाहे कितना भी दूर क्यों न हो, कुछ वर्षों में उसका मूल्य कई गुना बढ़ जाएगा। वांग युनफा द्वारा उन्हें भेजे गए पते का अनुसरण करते हुए वे जल्द ही आवासीय क्षेत्र में पहुंच गए। क्योंकि यह एक नया पड़ोस था, प्रवेश दर अधिक नहीं थी। उस समय तीसरी मंजिल पर एक घर में तेज रोशनी थी और जीवंत बातचीत और हंसी की धीमी आवाजें आ रही थीं। सब लोग एक साथ ऊपर गए।
जिस व्यक्ति ने दरवाज़ा खोला वह वांग युनजोंग की पत्नी जियांग चुनफेन थी। भाभी। जैसे ही वे मिले, वांग युनमेई और बाकी लोगों ने जियांग चुनफेन का गर्मजोशी से स्वागत किया। जियांग चुनफेन वांग युनजोंग के विश्वविद्यालय के सहपाठी थे। वह सौम्य और सुसंस्कृत थी। वह एक पढ़ी लिखी इंसान भी थीं। हर कोई यहाँ है। जियांग चुनफेन मुस्कुराए और जल्दी से सभी को घर में आने दिया। चाची, बच्चों ने उसे पुकारा। कमरा जीवंत था। वांग युनजोंग और उनका परिवार सबसे पहले पहुंचे। वांग परिवार के 2 बुजुर्ग भी आसपास थे। उनके अलावा वांग परिवार के कुछ अन्य रिश्तेदार भी थे। घर लोगों से भरा हुआ था। हालांकि वांग युनफा की प्रतिष्ठा अच्छी नहीं थी। जिन रिश्तेदारों को निमंत्रण मिला, वे खुशी से आ गए, खासकर अब जब उन्होंने एक नया घर खरीदा था और शादी कर रहे थे। उन्होंने उसे कुछ चेहरा दिया। बूढ़ी मैडम वांग मन ही मन खुश थीं। जब वह बोलती थी तो इतनी जोर से मुस्कुराती थी कि कोई उसकी आंखें नहीं देख पाता था। बूढ़ा आदमी आमतौर पर संकोची रहता था, लेकिन चूंकि यह उसके बेटे की शादी थी, इसलिए उसकी अभिव्यक्ति नर्म हो गई। घर का वातावरण जीवंत एवं सौहार्दपूर्ण था, के साथ युग्मित उत्सव के शब्द जो हर जगह देखे जा सकते थे। शादी का जश्न और भी तीव्र हो गया। घर में प्रवेश करते ही बड़े लोग व्यस्त हो गए। जियान और बच्चे मदद नहीं कर सके, इसलिए वे दूसरे कमरे में चले गए। उस समय 2 बच्चे पहले से ही कमरे में बैठे थे। उनमें से लड़का लगभग 16 साल का लग रहा था। वह थोड़ा मोटा था और बदसूरत तो नहीं कहा जा सकता था, लेकिन उसकी शक्ल बहुत साधारण थी। करीब से देखने पर वांग युनजोंग की परछाई देखी जा सकती थी। वह वांग युनजोंग का बेटा था, जो वांग परिवार वांग ज़िचेन का एकमात्र पोता था। वांग परिवार के 2 बुजुर्गों ने बेटियों की अपेक्षा बेटों को प्राथमिकता दी। हालांकि वांग युझी और वांग युनमेई के बेटे थे, उनके उपनाम दूसरे थे और वे नाना पोती थे। वे उन्हें वांग ज़िचेन जितना कैसे संजोकर रखेंगे? चूंकि वह छोटा था, वांग ज़िचेन वांग परिवार के 2 बुजुर्गों की अनमोल संतान था। यहाँ तक कि नए साल के दौरान उन्हें दूसरों की तुलना में अपने लाल पैकेट में अधिक पैसे भी मिले। कोई देख सकता है कि वे कितने पक्षपाती थे। बिस्तर पर बैठी लड़की वांग युनजोंग की बेटी, वांग ज़िचेन की बहन वांग ज़िमेंग थी। वांग ज़िमेंग और जियान एक ही उम्र के थे और वह जियान से केवल कुछ महीने बड़ी थी। वह बहुत अच्छी दिखती थी और बिल्कुल भी वांग युनजोंग की तरह नहीं दिखती थी। उसका शरीर थोड़ा छोटा था। हालांकि वह वांग परिवार की पोती थी, लेकिन वांग परिवार के 2 बुजुर्गों के दिलों में उसकी स्थिति उसके भाई वांग ज़िचेन से बहुत कम थी। वांग युनजोंग और उनके भाई बहनों के साथ जो स्थिति थी, वही स्थिति वांग ज़िचेन और वांग ज़िमेंग के साथ भी बनी रही। वांग परिवार महिलाओं की तुलना में पुरुषों को अधिक महत्व देता था। यहाँ तक कि एक पिता के रूप में वांग युनजोंग भी बूढ़े व्यक्ति से गहराई से प्रभावित थे। उन्होंने अपने बेटे के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी बेटी को महत्व नहीं दिया। जियान के चचेरे भाई थे। वे 1 वर्ष में कितनी बार मिले, इसकी गिनती उंगलियों पर की जा सकती है। आखिरी बार उनकी मुलाकात पिछले साल नए साल के दौरान हुई थी। उनकी नज़रें मिलीं। वांग ज़िचेन की बीन के आकार की आंखें उन्हें भावशून्यता से देख रही थीं। उसने कुछ नहीं कहा और हाथ में गेम कंसोल लेकर खेलना जारी रखने के लिए अपना सिर नीचे कर लिया। वांग ज़िचेन को वांग परिवार में लाड़ प्यार मिला, इसलिए उनमें अपने पिता की तरह श्रेष्ठता की भावना विकसित हुई। उसने कभी भी अपने चचेरे भाइयों को गंभीरता से नहीं लिया। उनसे बात करने की पहल करना तो दूर की बात है। जियान की अभिव्यक्ति भी किसी और की तरह ही थी। उसने वांग ज़िचेन को नज़रअंदाज कर दिया और सीट ढूंढने के लिए कमरे में चली गई।
याओ जियाची उसके सबसे करीब था, इसलिए वह जियान ए के पास बैठा। वांग जिमिंग अपने भाई की तरह नहीं थी, हालांकि वह बहुत मिलनसार नहीं लग रही थी, फिर भी वह अभिवादन के रूप में उनकी ओर मुस्कुराई। समय समय पर वयस्क बैठक कक्ष में बातें करते और हंसते थे। कमरे में मौजूद 5 बच्चे चुपचाप एक दूसरे को देखते रहे। जियान यू बिस्तर पर झुक गया और जल्द ही सो गया। लानत है। अचानक शांत वातावरण में वांग जिचेन ने धीरे से शाप दिया। उसने गेम कंसोल को अपने हाथ में 2 बार दबाया और गुस्से से कहा, बैटरी खत्म हो गई है। वांग जिमिंग ने अपनी आंखें उठाईं और अपने भाई की ओर देखा। उसने अदृश्य रूप से आह भरी और उसे याद दिलाया, भाई, माँ को अपनी अश्लील बातें सुनने मत देना। वांग जिचेन ने तिरस्कारपूर्वक छींकते हुए वांग जिमिंग की ओर देखा। उन्होंने चेतावनी दी, बस अपना मुंह बंद करो। वांग जिमिंग ने अपने होंठ भींच लिए और कुछ नहीं कहा। जियान ए और याओ जियाची ने उसे नजरअंदाज कर दिया। सभी की उपेक्षा को महसूस करते हुए वांग जिचेन ने अप्रसन्नता से उनकी ओर देखा। फिर उन्होंने याओ जियाची की ओर देखा और कहा, याओ जियाची, क्या आप 1 मई को खेलने के लिए बाहर जा रहे हैं? जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, उसने याओ जियाची का पूरा नाम बताया। ये स्पष्ट था कि उनका रिश्ता कितना दूर का था। याओ जियाची को उम्मीद नहीं थी कि वांग जिचेन अचानक उससे बात करेंगे। लकड़ी के भाव से अपना सिर हिलाने से पहले वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। मैं नहीं हूँ, हे, वांग जिचेन ने चिढ़ते हुए कहा। क्या आपने कभी बैयून शहर नहीं छोड़ा? याओ जियाची के जवाब की प्रतीक्षा किए बिना वांग जिचेन ने जारी रखा। पिछले साल 1 मई को मेरे पिता मुझे दक्षिण में ले गए। हमने अजालिया पर चढ़ाई की, पहाड़ और डाली नदी को देखा। मैं राष्ट्रीय दिवस के दौरान राजधानी गया था। हालांकि यह राजधानी थी, ये बैयून शहर के समान थी। ये थोड़ा अधिक समृद्ध था और इसका क्षेत्रफल भी बड़ा था। वहाँ खेलने के लिए कुछ खास नहीं था। वे इस साल मुझे हांगकांग में खरीदारी के लिए ले जाने की योजना बना रहे हैं। यह उतना मज़ेदार नहीं है। अगर छोटे चाचा की आज शादी न हुई होती तो हम आज ही चले गए होते। जैसे ही वांग जिचेन ने बात की, उन्होंने एक बेहतर अभिव्यक्ति प्रकट की। उनका लहजा आत्मसंतुष्टि और घमंड से भरा था। वह याओ जियाची के चेहरे पर ईर्ष्यालु भाव को देखना नहीं भूला। याओ जियाची वास्तव में ईर्ष्यालु थी। वह भी बाहर जाकर दुनिया देखना चाहता था, लेकिन उसके परिवार के पास ऐसी स्थितियां नहीं थीं कि वह उसे छुट्टियों के दौरान बाहर खेलने के लिए जाने दे। याओ जियाची ने अपनी आंखों में अकेलापन छिपाते हुए कुछ नहीं कहा। इस तरह वांग जिचेन का घमंड संतुष्ट हो गया और उसने उत्तेजक तरीके से अपनी भौहें ऊपर उठाईं। वांग जिमिंग भी अपनी भावनाओं पर काबू पा रही थी। हर साल सर्दियों और गर्मियों की छुट्टियों के दौरान उसके पिता उसके भाई को छुट्टियों के लिए बाहर लाते थे, लेकिन उसे कभी नहीं। शुरुआत में वह रोती थी और नखरे दिखाती थी, लेकिन वांग युनजोंग, जो महिलाओं की तुलना में पुरुषों को प्राथमिकता देते थे, उनकी बेटी के आंसू बेकार थे और उन पर जरा भी असर नहीं करते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, वह चुपचाप इसकी आदी हो गई। हालांकि इसकी आदत पड़ने का मतलब यह नहीं था कि उसने इससे इस्तीफा दे दिया था। उसे हमेशा उम्मीद थी कि वह एक दिन छुट्टियों के लिए बाहर जा सकेगी। जियान एक किनारे पर बैठ गया और याओ जियाची पर नजर डाली। जब उसने देखा कि उसने अपना सिर थोड़ा नीचे झुका लिया है और उसके गोरे और कोमल चेहरे पर कोई भाव नहीं है, तो उसका दिल दुख गया। जियान ए ने अचानक कहा, दीदी तुम्हें खेलने के लिए बाहर ले जाएगी। याओ जियाची ठिठक गई और जियान ए की ओर देखते हुए पलकें झपकाईं।
जियान ए मुस्कुराया और उसके चिकने चेहरे पर चुटकी ली। क्या आप जा रहे हैं? हम कहाँ जा रहे हैं? याओ जियाची भी मुस्कुराए। जब तक वे खेलने के लिए बाहर जा सकते थे, वे कहीं भी जा सकते थे। TSK वांग ज़िचेन की आवाज़ झुंझलाहट से टूटी। उसका लहजा मजाक करने वाला था। क्या आप यानको टाउन जा रहे हैं? यानको टाउन बइयुन शहर के आसपास एक पर्यटक शहर था। जियान ए ने ऊपर देखा और वांग ज़िचेन को उदासीनता से देखा। उसकी निगाहें बिना किसी गर्मी के बर्फ की तरह ठंडी थीं। इसने वांग ज़िचेन को इतना भयभीत कर दिया कि उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वांग ज़िचेन ने अपना मुंह बंद कर लिया। जियान ए ने केवल एक बार उसकी ओर देखा, फिर अपनी निगाहें टिकाए रखीं। वांग ज़िचेन अभी भी हैरान था, लेकिन उसके दिल में संदेह और गुस्सा था। ये जियान ए आमतौर पर काया था और मच्छर की तरह बोलता था। उसे इस तरह घूरने की हिम्मत कैसे हुई? नहीं, उसने गलत देखा होगा। वांग ज़िचेन ये स्वीकार नहीं करेगा कि वह जियान ए की नज़र से भयभीत हो गया था। जियान ए की अभिव्यक्ति सामान्य हो गई। उसने याओ जियाची की ओर देखा और धीरे से कहा, इसके बारे में चिंता मत करो। अगर तुम जाना चाहते हो तो बस मुझे बताओ, मैं करता हूँ। बेशक मैं। याओ जियाची ने उत्साह से सिर हिलाया। जब वह मुस्कुराता था तो उसका सुंदर चेहरा प्यारा और आकर्षक लगता था। ये देखकर जियान ए का दिल बुदबुदा रहा था। सुबह 5 बजे सभी लोग दुल्हन के स्वागत के लिए काफिले में सवार हो गए। वांग युनफा ने घर खरीदने के बाद दुल्हन के परिवार को सगाई का उपहार दिया। उसके पास अभी भी बहुत सारा पैसा बचा हुआ था, इसलिए उसने सैंटाना खरीदने के लिए 30,000 युआन से अधिक खर्च किए, जो आज के लिए दुल्हन की गाड़ी थी। बाकी गाड़ियां परिवार और दोस्तों से उधार ली गई थीं। वे अलग अलग ब्रांड के थे और सबसे अच्छी थी वांग युनजोंग की ऑडी। दुल्हन का परिवार भी साउथ सिटी में था। वह इस वर्ष 30 वर्ष की हो गईं। वह विधवा नहीं थी, न ही यह उसकी दूसरी शादी थी। बात सिर्फ इतनी थी कि उसकी कभी शादी नहीं हुई थी। पुरानी पीढ़ी की नज़रों में वह बूढ़ी लड़की मानी जाती थी। हालांकि वांग युनफा की तुलना में वह अभी भी कुछ साल छोटी थी। उत्तर में शादी के रीति रिवाज काफ़ी जटिल थे। घर में घुसकर दुल्हन को छीनने में ही 1 घंटे से ज़्यादा का समय लग गया। फिर उन्हें अपने माता पिता को चाय परोसनी पड़ी। जटिल औपचारिकताओं के बाद दुल्हन शादी की कार में बैठी और वे जोंगलू जिले में बुक किए गए होटल की ओर चल पड़े। ये होटल जोंगलू में वानशिंग होटल था। जिला जब दुल्हन का काफिला होटल पहुंचा तो सुबह के 10 बज चुके थे। जैसे ही काफिला पहुंचा, गगनभेदी पटाखों की आवाजें आने लगीं। होटल के बाहर एक बैनर लगा हुआ था। उस पर लिखा था, बधाई हो मिस्टर वांग युनफा और सुश्री ली जिया को आपकी शादी पर। सभी आमंत्रित रिश्तेदार और मित्र नीचे आ गए। दूल्हे की बड़ी बहनों के रूप में वांग युनमी और वांग युजी ने हॉल के प्रवेश द्वार पर मेहमानों का स्वागत किया और पंजीकरण के लिए लाल पैकेट प्राप्त किए। ये सभी काम सावधानी से करें, कुछ भी गलत न होने दें। बूढ़ी मैडम वांग समय निकालकर उनके पास आईं और धीमी आवाज में उन्हें याद दिलाया। उन्हें ये याद रखना था कि प्रत्येक परिवार ने कितनी धनराशि दी थी। जब दूसरा पक्ष शादी आयोजित करता था, तो वे उतनी ही राशि लौटा देते थे। उत्तर में यह एक अलिखित नियम था। यदि दूसरों ने आपको अधिक दिया और आपने कम लौटाया, तो आप पर हंसी आएगी और आपका उपहास किया जाएगा। चिंता मत करो माँ, मैं सावधानी बरतता हूँ, वांग युजी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। हालांकि वह अपनी दोनों बेटियों को पसंद नहीं करती थी, लेकिन ये देखकर कि आज उन्होंने उत्सव के रंग पहने हुए थे और उसे शर्मिंदा नहीं किया, बुढ़िया मुस्कुराई। यहाँ काम पूरा करने के बाद
जल्दी से अंदर जाएं और उनका स्वागत करने में मदद करें। आपकी भाभी अंदर अकेली हैं। वांग युनमेई और वांग युझी ने तुरंत सहमति में सिर हिलाया। बुढ़िया के चले जाने के बाद वांग युझी ने धीमी आवाज में पूछा, बहन, तुमने उसे कितना दिया? वांग युनमेई ने अपनी बहन की ओर देखा और उत्तर दिया, 300 युआन। मैं भी। वांग युझी ने थोड़ा शर्मिंदा होते हुए कहा, क्या ये कुछ ज्यादा है? बड़े भाई ने 1000 युआन दिए। इस दिन और युग में बहुत कम लोग एक शादी के लिए 3 से 500 युआन दे सकते हैं। वांग युझी की पारिवारिक पृष्ठभूमि को हर कोई जानता था। 300 युआन कोई छोटी रकम नहीं थी। वांग युनमेई ने अनुमान लगाया था कि उसकी बहन 300 युआन देगी, इसलिए उसने 300 युआन भी दे दिए। चूंकि उनकी 2 बड़ी बहनों ने समान राशि दी थी, इसलिए वांग युनफा उनकी तुलना नहीं करेंगे।